हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी करेंगे, जिसमें से हम लोग साइंस का, बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं। दोस्तों, आज के जो एमसीक्यूज़ हैं एमपी व्यापम से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह जो वीडियो है ना, वह जनरल साइंस के रूप में सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जनरल टेट एग्ज़ाम एमपी टेट वर्ग 2 के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। टायलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो मनुष्य की लार में जो एंजाइम्स पाया जाता है वो होता है टायलिन। ठीक है, टायलिन एंजाइम मनुष्य की लार में होता है, जो हमारे स्टार्च को, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे किस में तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है किस चीज़ में? माल्टोज में तोड़ता है। ठीक है, माल्टोज में। अब यहाँ पर माल्टोज में माल्टेज नामक एंजाइम किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो हमारे टायलिन एंजाइम्स होती है, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टायलिन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से एक विघटन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विघटन अभिक्रिया है? श्वसन, है ना, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, रहस्यारोहण। तो दोस्तों, रेस्पायरेशन एक विघटन अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण भी एक विघटन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर CO2 प्लस वाटर जोड़ करके क्या बनाते हैं? C6H12O6 बनाते हैं ना, O6 बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये भी एक तरह की विघटन अभिक्रिया नहीं होगी। रसारोहण, ये तो हमारा रसारोहण पौधों से संबंधित हो गया। पौधे जैसे कि जल को अपने ऊपर एब्सॉर्ब करते हैं चूसड़ बल के द्वारा। पौधे की टहनियों तक जो जल नीचे जड़ से जाता है उसे हम लोग रसारोहण कहते हैं। तो ये बात तो एकदम मैच कर नहीं रही है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाचन। पाचन में क्या होता है? भोजन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, है ना, बड़े मॉलिक्यूल्स किस में टूटते हैं? छोटे मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। तो यहाँ पर ये विघटन रिएक्शन कहलाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। आहार नाल में पाचन होता है ना, आहार नाल में पाचन होता है। तो आहार नाल में पाचन किससे होता है? अपूर्ण होता है, अंतरकोशिकीय होता है, अवशोषण के समान होता है, अपरिवर्तनीय प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आहार नाल में जो पाचन होती है वो अपूर्ण होती है, यानी कि आहार नाल में जो हमारा डाइजेशन होता है वो अपूर्ण होता है, यानी कि थोड़ी बहुत जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है उसका ही पाचन होता है। बाकी प्रोटीन, फैट एंड अदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि आहार नाल में अपूर्ण पाचन होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। ब्रेड का टुकड़ा देर तक चबाने तक स्वाद में मीठा ज्ञात होता है, क्योंकि माल्टोज को अपघटित कर देता है, वसीय अम्ल लाइपेज का निर्माण करते हैं, एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है, डाइसेकेराइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि ब्रेड का एक टुकड़ा देर तक चबाने के बाद स्वाद में मीठा ज्ञात हो जाता है। हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स, स्टार्च हो गए, सेल्यूलोज हो गए, वो क्या होते हैं? स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट के स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सभी क्या होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं, है ना। तो जब हम ब्रेड का टुकड़ा, ब्रेड में क्या होगा? हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च होगा। देर तक चबाने के बाद, देर तक जब हम लोग चबाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में टूटेगा, है ना। और ग्लूकोज क्या होता है? स्वाद में मीठा होता है।
तो यहाँ पर मीठा होता है, क्योंकि तो माल्टेस माल्टोज को अपघटित कर देता है। यहाँ पर ब्रेड में हम सीधे माल्टोज को नहीं ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर होगा स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट। वसी अम्ल लाइपेज का निर्माण करते हैं, यहाँ पर वसी अम्ल जैसी कोई बात हो नहीं रही है ना, ठीक है। एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डाइसेकेराइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर डाइसेकेराइड, यहाँ पर ब्रेड में हमारा डाइसेकेराइड भी नहीं होता है, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, होता है क्या, स्टार्च, ठीक है। तो हमारा द ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बी हमारा वैसे ही गलत है, ये हमारा वैसे ही भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एमाइलेज जो हमारे मुंह को जब हम लोग ब्रेड को चबाते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमारे लार में क्या होता है, टायलिन होता है, एमाइलेज होता है ना। तो एमाइलेज स्टार्च को क्या करेगा, ब्रेड में होता है स्टार्च को डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है, यानी कि डाइसेकेराइड का मतलब हो जाता है सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सभी। तो यहाँ पर हमारा सा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वाद में मीठा क्यों हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारा डाइसेकेराइड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को, है ना। एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में, वसा को प्रोटीन अम्लों में, वसा अम्लों में, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में, पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में। दोस्तों यहाँ पर हम बता दें कि जो हमारी पेप्सिन एंजाइम होती है ना, जो हमारी पेप्सिन एंजाइम होती है वो किस पर कार्य करती है, तो वो प्रोटीन पर काम करती है ना, वो किस पर काम करेगी, प्रोटीन पर, है ना। टाइलिन अमाइलेज किस में काम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पर काम करेंगे। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सभी एंजाइम्स प्रोटीन पर काम करते हैं। लाइपेज एंजाइम फैट पर काम करता है। तो हमें यहाँ पर पेप्सिन पूछा है, तो हमें क्या देखना है कि जो प्रोटीन से संबंधित होगा उसी को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। अगला देख लेते हैं, वसा को वसी अम्लों में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर कोई फैट नाम की चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पेप्सिन जो हमारा होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में, तो हमने बताया कि ग्लूकोज को जो तोड़ता है वो क्या होंगे, एमाइलेज टाइलिन एंजाइम जो होते हैं स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज पर वर्क करते हैं, है ना। पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड, यही हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज से ही ऐड हो गया, क्योंकि पॉलीसेकेराइड भी एक तरह की कार्बोहाइड्रेट होती है ना। तो सद हमारा ग्लूकोज से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम को पूछा है और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं, 6 का हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम पाचन किसका करता है। फिर वही बात आ गई जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया था। लार में उपस्थित अमाइलेज एंजाइम्स पाचन करता है प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक अम्ल का, वसा का, शर्करा का। दोस्तों तो यहाँ पर जो हमारा लार में उपस्थित अमाइलेज एंजाइम्स होता है ना, वो प्रोटीन पर काम नहीं करेगा, ठीक है। चाहे वो लार में एमाइलेज हो या फिर कहीं से भी एमाइलेज एंजाइम्स हो, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर काम करता है, शुगर पर काम करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है। तो हमारा न्यूक्लिक एसिड भी गलत हो जाएगा, फैट तो वैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि फैट ग्लूकोज से संबंधित है नहीं, वो एक अलग ही बात है। तो हमारा शर्करा सही हो जाएगा, शर्करा एक कार्बोहाइड्रेट होती है, तो हमारी जो टाइलिन या फिर अमाइलेज एंजाइम्स होती है वो शर्करा पर काम करती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पेप्सिन पाचन करता है। हमने पहले बता रखा था कि जब नाम आ जाए किसकी, पेप्सिन की, ठीक है। पेप्सिन तो दोस्तों वो प्रोटीन पर काम करता है ना, प्रोटीन पर काम करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यह पाचन करता है आमाशय में प्रोटीन का, ग्रहणी में शर्करा का, ग्रहणी में प्रोटीन का, शेषांत्र में वसा का। तो हमने क्या जाना कि प्रोटीन पेप्सिन नामक एंजाइम सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन पर ही काम करता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब में शर्करा है,
शेषांत्र में वसा है। 2 ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर दिए, है ना। अब क्या बचा कि पेप्सिन पाचन किस पर करता है, तो ग्रहणी में प्रोटीन का, आमाशय में प्रोटीन का। तो दोस्तों ग्रहणी में प्रोटीन का पाचन होता ही नहीं है पाचन, ठीक है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज परिवर्तित होता है। ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज परिवर्तित होता है। ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में, केवल गैलेक्टोज में, केवल ग्लूकोज में। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा लैक्टोज होता है ना, वो एक डाइसेकेराइड है, ठीक है, जो किस किस इकाई से मिलकर के बना होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज परिवर्तित होता है। देखिएगा यहाँ पर जब हमारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो क्या बनती है, कौन सी डाइसेकेराइड बनती है, लैक्टोज डाइसेकेराइड बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, ग्लूकोज गैलेक्टोज में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज तो वो हो जाएगा सुक्रोज दोस्तों, इसलिए गलत हो जाएगा। केवल ग्लूकोज, तो केवल ग्लूकोज से माल्टोज बनता है, यह भी गलत हो जाएगा। केवल गैलेक्टोज से लैक्टोज नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज जब हमारा लैक्टोज टूटता है तो वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। आमाशय में दूध का फटना परिणाम है, ठीक है। पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टेनिन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारी पेप्सिन होती है वो प्रोटीन पर पाचन तो करती है, लेकिन वो दूध का पाचन नहीं कर पाती है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी का पाचन नहीं करता है, जबकि यह आमाशय में पाया जाने वाला एक एसिड है जो कि बैक्टीरियाज को मारते हैं और कम पीएच पर काम करते हैं, निष्क्रिय एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टेनिन कोई नाम की एंजाइम होती नहीं है, ठीक है। तो आमाशय में दूध का फटना परिणाम है रेनिन का। रेनिन जब नाम आ जाए आमाशय में तो वो बच्चों में दूध का पाचन करने के लिए रेनिन उत्तरदायी होता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है ना। पित्तरस का मुख्य काम है एंजाइमिक क्रियाओं द्वारा वसा का पाचन करना, पाचन हेतु वसा का पायशीकरण करना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना, पाचन क्रियाओं का नियामन करना। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पित्तरस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे कहते हैं बाइल जूस, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, बाइल जूस। बाइल जूस एक तरह का पित्तरस, एक तरह का मान लीजिए वो फ्लूइड है कोई, है ना, जो लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। फर्स्ट बात क्या है कि यह लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। सेकेंड बात क्या है कि इसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं, कोई एंजाइम नहीं होते हैं। और बाइल जूस लीवर के द्वारा सीक्रेट होता है, इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होता है। दोस्तों बाइल जूस का मुख्य कार्य होता है कि ये वसा के बड़े कणों को, है ना, इसका काम क्या होता है कि जो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि ये क्या करता है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, बड़े मॉलिक्यूल्स को, है ना। तो एंजाइमिक क्रियाओं द्वारा, दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया कि पित्तरस में कोई भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते हैं, तो यहाँ पर एंजाइम क्रिया के द्वारा वसा का पाचन कर नहीं सकता है। पाचन हेतु वसा का पायशीकरण करना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना, ये वर्क नहीं होता है। पाचन क्रियाओं का नियामन करना, इसका ये वही वर्क नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पाचन हेतु वसा का पायशीकरण करना, जिसमें बड़े फैट को किसमें तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे कि वह पाचन के लिए हेल्पफुल हो सके। तो यहाँ पर वसा का पायशीकरण करना यानी कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पित्तरस का महत्वपूर्ण कार्य होता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है, ठीक है।
आमाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, लार ग्रंथि। दोस्तों हमने पाचन सिस्टम में क्या पढ़ा था कि आमाशय में पाचन होता है, आमाशय में गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक ना, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। अग्नाशय ये भी भूमिका निभाती है पाचन में, ये भी नहीं होगा। लार भी पाचन में भूमिका निभाती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। एड्रिनल ग्रंथि जो है कि हमारी वृक्क के ऊपर वृक्क के ऊपर दो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे करो या लड़ो, इस तरह से कुछ इसमें हार्मोन निकलता है एड्रेनालिन, है ना। तो ये हमारी जो है वो क्या करती है, पाचन में भूमिका नहीं निभाती है, जबकि हम जब भय में होते हैं, गुस्से में होते हैं, डर में होते हैं, तब ये सीक्रेट होता है ना। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक है, वृक्क, अग्नाशय, आमाशय, यकृत। दोस्तों हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होगा यकृत, जो लगभग 1.5 किलो का होता है, ऐसे समथिंग ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है, हड्डियां, खोपड़ी, दंत, नाखून। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है दांत, जो कि इसमें इनेमल नाम की एक चीज़ होती है, हो जाएगा हमारा दांत। इसमें इनेमल नाम की एक चीज़ होती है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हड्डियों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर कोई पूछे कि मानव शरीर में सबसे मजबूत, सबसे कठोर कौन सा चीज़ है, तो वो इनेमल होती है, जो दांतों में पाई जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सत्य हो जाएगा। चलिए जीभ क्या करता है, तो भोजन का कौर बनाता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है, भोजन चबाने में सहायता करता है, भोजन को तोड़ने में सहायता करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जीभ का वर्क है, मुख्य वर्क हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, भोजन का कौर बनाता है जीभ, ठीक है। स्टार्च को शर्करा में ये नहीं बदलता, चबाने में सहायता भी नहीं करता, भोजन को तोड़ने में सहायता भी नहीं करता। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। भोजन चबाने की प्रक्रिया के दौरान भोजन लार के साथ अच्छी से मिश्रित हो पाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पोषण से तो एक पूरा सिस्टम ही इसमें आ जाएगा, जैसे कि पाचन हुआ, इसके बाद वो शरीर को एब्सॉर्ब हुआ, शरीर बढ़ा, ग्रोथ किया, ये सभी क्रिया हो जाएंगी पोषण में, तो ये गलत हो जाएगा। चर्वण, पाचन में सिर्फ सारी चीज़ आ जाएंगी कि भोजन गया पेट में, है ना, फिर इसके बाद उसका पाचन हुआ, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। पुनर्रसण ये कोई बात नहीं है। इसका मतलब भोजन चबाने की प्रक्रिया के दौरान भोजन लार के साथ मिक्स हुआ, उसे चर्वण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अंतर्ग्रहित खाना कहलाता है, अंतर्ग्रहित खाना कहलाता है। तो अंतर्ग्रहित खाना अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिक्षेपण, स्वंगीकरण। दोस्तों अंतर्ग्रहित खाना यानी कि भोजन को जब हम लोग पेट में निकले ना, तो उससे क्या कहेंगे, तो उसे अंतर्ग्रहण, यानी कि मुख्य द्वारा हम लोग भोजन को अपने शरीर में इन्वेस्ट किए, तो उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। दोस्तों आई होप अब ख़त्म करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट देखने के लिए पार्ट 2 के लिए वेट करिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी रही हो तो कमेंट करिएगा, ज़रूर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ पढ़ाई करेंगे। चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।